अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में। दक्षिण अफ्रीका का जिक्र जैसे ही आपके जहन में आता है, आपके दिमाग में दक्षिण अफ्रीका का नाम चलता है, तो दक्षिण अफ्रीका को आप दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे दो तरीके से देख सकते हैं? एक तो आजाद दक्षिण अफ्रीका और एक आजादी के पहले का। अगर आप आज के आजाद दक्षिण अफ्रीका की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में एक नाम आ जाता है। जैसे ही आप भारत में आजाद भारत की कल्पना करते हैं कि भारत की आजादी ऐसी थी, तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी का नाम जरूर आता है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में कई सारे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महान व्यक्तित्व के नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन एक नाम है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है या जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उस व्यक्तित्व का नाम है महात्मा गांधी। वैसा ही एक नाम है दक्षिण अफ्रीका का, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। जैसे ही आप अफ्रीका के बारे में चर्चा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, वहां के लोकतंत्र या वहां की आजादी के बारे में करते हैं बात, या आप वहां के रंग भेद को खत्म करने की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक नाम आता है जिसको कहते हैं नेल्सन मंडेला। हालांकि रंग भेद के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर आप देखें गांधी जी ने भी बहुत काम किया था। भारत में काम करने के पहले गांधी जी का जो अनुभव था वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही था। वहां पर उन्होंने रंग भेद के लिए काम किया था, क्योंकि रंग का शिकार गांधी जी खुद हो गए थे। जाते ही उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वो एक अलग चर्चा है, कभी हम अलग से कभी किसी विषय पर बात करेंगे तो गांधी जी की वो वाली चर्चा पर भी बात करेंगे, क्या क्या घटनाएं उनके साथ अफ्रीका में घटती हैं। उसके बाद अफ्रीका को आजादी दिलाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा रहता है। इनको ही हम नेल्सन मंडेला के रूप में या दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जानते हैं, अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। इनके वक्तव्य के अनुसार इनका एक स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। कौन कह रहा है? ये नेल्सन मंडेला का वक्तव्य है। और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। ये वक्तव्य किसका था? नेल्सन मंडेला का था, या कथन नेल्सन मंडेला का है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और जेल में डाल दिया था। तो इनके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद, है ना, रंग भेद अभी बात करेंगे क्या है, रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास दिया था। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। अब ये रंग भेद क्या कहलाता है? आपके सामने एक नाम आया जिसको आप रंग भेद कहते हैं। रंग के आधार पर, क्या रंग के आधार पर भेद करना या रंग के आधार पर अंतर करना, है ना। किस में अंतर करना है? लोगों में। रंग के आधार पर अंतर करना, ये अंतर किस में करेंगे? तो ये अंतर होगा आपका लोगों के अंदर, ये अंतर होना चाहिए, है ना, व्यक्तियों के अंदर आप ये अंतर करेंगे। अब ये अंतर कैसा होगा रंग के आधार पर? तो इस अंतर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे? जैसे हम बात करें श्वेत, एक बात करें हम अश्वेत, और एक बात करें हम रंगीन, है ना। ये 3-4 प्रकार के लोग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप अश्वेत और रंगीन की बात करते हैं तो इनको एक ही कैटेगरी में डाला गया है, इनको अश्वेत ही कह देते हैं या इनको काला ही कह देते हैं। क्लियर बात? तो श्वेत का मतलब क्या हो गया कि जो यूरोप के लोग थे वो श्वेत, मतलब गोरे जो लोग हो गए वो श्वेत कहलाए। हमने अभी इनके पहले इनके वक्तव्य में देखा कि ये कहते हैं कि हमने गोरों के खिलाफ संघर्ष किया, अश्वेतों के लिए संघर्ष किया, है ना, अश्वेत व्यक्तियों के प्रभुत्व के लिए संघर्ष किया। और अश्वेत और रंगीन, मतलब जो रंगीन क्या है, जो भारतीय मूल के लोग पहुंच गए उनको रंगीन कहते हैं। अफ्रीका के मूल्यवासी जो है वो बहुत काला व्यक्ति होता है, उसको अश्वेत कहते हैं। तो ये रंग भेद का मतलब हो गया। रंग भेद के आधार पर चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण इनको आजीवन कारावास, मतलब ये इनको उम्र कैद, आजीवन मतलब जीवन भर के लिए इनको कारावास करा दिया गया था। ये जिस दक्षिण अफ्रीका की चर्चा हम कर रहे हैं वो कहां है? तो दक्षिण अफ्रीका अगर आप देखेंगे, अगर कोई पूछ ले कि कहां पर है तो कैसे बताएंगे? तो अगर हम भारत से देखें तो भारत से पश्चिम की तरफ है। अगर बिल्कुल सही जानकारी आपको देना है तो हमने ऐसा नक्शा बना लिया यहां पर, और इसको कहते हैं ऊपर उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं क्या? पूर्व, और इसको क्या कहते हैं? पश्चिम।
तो ये कहां है? अगर भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण में और इस तरफ आ जाएंगे, मतलब कि क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो अगर कोई पूछे कि दक्षिण अफ्रीका भारत से कहां स्थित है, तो आप बता पाएंगे कि कहां पर स्थित है, ये भारत से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहां है ये, कहां पर बात कर रहे हैं, तो ये आप देखें, ये दक्षिण अफ्रीका की बात की जा रही है ना, ये दक्षिण अफ्रीका है जिसकी बात यहां पर की जा रही है ना, ये है दक्षिण अफ्रीका आपका। क्लियर बात? तो इस दक्षिण अफ्रीका की हम आजादी के बारे में या इसके लिए जो संविधान बन रहा है उसके संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, तो रंग भेद आप समझ चुके हैं और रंग भेद में आपको समझा दूं, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अलग अलग प्रकार के हाथ दिख रहे होंगे, एक गोरा दिख रहा होगा, एक बहुत काला दिख रहा होगा, और दो आपको मीडियम क्लास के हाथ दिख रहे होंगे ना, ये थोड़ा सा मीडियम क्लास को, तो इसको क्या कह देंगे, ये रंगीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अश्वेत, और ये क्या होगा, इनको गोरा कह दिया जाएगा। क्लियर ये बात? तो ये गोरे बन गए। तो रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बात करनी है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित, मतलब नस्ल के आधार पर था। यूरोप की जो नस्ल है वो गोरी होती है और अफ्रीका की जो नस्ल है साउथ अफ्रीका की वो काली होती है। अफ्रीका में ज्यादातर काले लोग पाए जाते हैं। तो नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर लागू थी। यह जो व्यवस्था है किसके द्वारा चलाई गई? गोरे लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को अफ्रीका में लादा गया था, है ना। तो नस्ल के आधार पर विभेद, और उसमें विभेद का जो मोटा आधार बनेगा वो क्या होगा कि सीधे तौर पर कैसे करेंगे, रंग के आधार पर करेंगे। और ये नस्ली क्या हो गया कि दो प्रकार की नस्लें हो गई। कैसी कैसी दो प्रकार की नस्लें हो गई? एक तो आपका यूरोपियन नस्ल हो गई और एक आपकी क्या हो गई, एक आपकी हो जाती है कि अफ्रीकन नस्ल हो गई। तो यहां पर यूरोपियन नस्ल ज्यादातर गोरी होती है और अफ्रीकन नस्ल ज्यादातर काली होती है। तो रंग के आधार पर इन्हें अंतर पैदा कर दिया। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया। मतलब ये समझ में आया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी समानता काफी है। हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी यूरोपीय देशों के गुलाम थे, हमारे यहां भी कई सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति भी वही थी। हमारे यहां भी हथियार और जोर जबरदस्ती से हमको गुलाम बनाया गया था, वही स्थिति दक्षिण अफ्रीका की भी है। भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस जाते हैं। उन्हें स्थानीय शासन को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। भारत में गोरे लोग स्थानीय रूप से बसते नहीं हैं क्योंकि भारत थोड़ा सा व्यवस्थित देश था। यहां पर उन्होंने राजाओं या सामंतों के माध्यम शासन किया, जबकि अब दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे ये लोग क्या होते हैं, वहीं जाकर बस जाते हैं और स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। रंग भेद की नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांटा। मतलब चमड़ी समझते ना, ये कहलाती है चमड़ी। तो अगर ये गोरी है तो श्वेत, अगर ये काली है तो अश्वेत, और अगर ये थोड़ी सी सांवली हो गई तो क्या हो जाएगी, इसको कह देंगे रंगीन। गोरी है तो आपको अधिकार जो है ज्यादा मिलेंगे, काली है या रंगीन है तो आपको अधिकार कम मिलेंगे। तो मतलब क्या होगा कि आपकी चमड़ी का रंग कैसा है ये डिसाइड करेगा कि आपको अच्छे अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसी कारण से कहा गया कि रंग भेद की नीति चमड़ी के रंग के आधार पर आधारित थी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था, मैंने आपको बताया है। काले होने का कारण भी आपको बताऊंगा क्यों होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, उन्हें अश्वेत कहा जाता है। मतलब मेजॉरिटी में है वो अश्वेत कहलाते हैं या काले कहलाते हैं। श्वेत और अश्वेतों के यहाँ पर मिश्रित नस्लों के लोग भी रहते हैं जिनको रंगीन कहते हैं, रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। ये रंगीन कौन है? ज्यादातर भारत से जो लोग गए हैं उनको रंगीन कहते हैं। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा मानते हैं। मतलब इनकी व्यवस्था में टॉप पर कौन हो गया, तो इनकी व्यवस्था में टॉप पर हो गए गोरे, और उसके नीचे कौन आ गए, उसके नीचे जिसको रखना है उसको रख लो। चाहे तो आप रंगीन को रख लो, चाहे तो आप काले को रख लो, उनको मतलब नहीं है, हमसे नीचे सभी है। सबसे ऊपर व्यवस्था में गोरे आ जाएंगे। तो ये व्यवस्था इनके द्वारा यहाँ पर की गई। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं ना, गोरे लोगों को, काले लोगों को और रंगीन लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। इनकी जो रंग भेद की नीति थी वो अश्वेत मतलब कि जो काले लोग हैं उनके लिए बहुत दमनकारी थी, उनका बहुत दमन करते थे, उनको बहुत दबाया जा रहा था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने का अधिकार नहीं था। मतलब जहां पर अंग्रेज रह रहे हैं वहां पर ये घर नहीं बना सकते, अगर घर बना लिया तो उठाकर फेंक दिया जाएगा। परमिट होने पर ही वो अपने यहां से बाहर जा सकते हैं, अपने गांव से बाहर जा सकते हैं या किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब आपकी यातायात या आपकी आवाजाही को भी नियंत्रित करने लगे और उसे नियंत्रित करने के लिए परमिट व्यवस्था बना दी कि बिना परमिट के आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरण ताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। उत्तम व्यवस्था गोरों के लिए,
निम्नतम व्यवस्था कालों के लिए। ये व्यवस्था आपको रेलगाड़ी, बस, अस्पताल, सिनेमा घर सब जगह आपको देखने को मिलेगी कि अच्छी व्यवस्था गोरों के लिए, और जहां व्यवस्था नहीं है, बेकार है, वो सब किसके लिए? काले और रंगीन लोगों के लिए। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। ये क्या हो गया कि अगर ये अलग अलग इंतजाम है तो आपको यहां पर समझ में आने लगेगा कि भाई एक व्यक्ति ये आया, मान लीजिए, है ना, एक व्यक्ति ये आया और इसके लिए अलग इंतजाम कर दिया, इसके लिए अलग इंतजाम कर दिया, और एक व्यक्ति और दूसरा आया, उसके लिए भी कुछ अलग इंतजाम कर दिया। ठीक, अब इसके लिए अलग इंतजाम कर दिया, मतलब इसके लिए इंतजाम बड़ा अच्छा कर दिया, तो उस इंतजाम को क्या कह देंगे? अच्छा है। और इसके लिए इंतजाम क्या कर दिया? थोड़ा सा बुरा कर दिया। तो ये क्या कर रहा है? अब ये अंतर पैदा करेगा कि भैया ये पता करना पड़ेगा कि इनके लिए इंतजाम इतना अच्छा क्यों किया गया है। तो पता चला कि इनके लिए इंतजाम अच्छा करने के पीछे कारण क्या है कि ये तो गोरे हैं, और इनके लिए इंतजाम सारी जगह अच्छा होगा। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो ये आए हैं, जिनको आप कह रहे हैं यहां पर, इनके लिए इंतजाम बुरा क्यों है? क्योंकि ये तो काले हैं। तो अब क्या हो गया? आपको पता चल गया कि ये इंतजाम अच्छा बुरा कैसे हो रहा? गोरे और काले के आधार पर। तो हर काले के साथ बुरा होगा तो वो इकट्ठे होने लगेगा, हर गोरे के साथ अच्छा होगा तो वो इकट्ठे होंगे। मतलब समाज में रंग के आधार पर दो वर्ग बट गए, गोरे एक तरफ, काले एक तरफ। तो इसी कारण से इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पृथक्करण या अलग अलग करने का सिद्धांत या अलग अलग करने का इंतजाम इसको कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह, तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे? मतलब उनको उनकी चर्च तक में जाने की मनाही थी कि वहां पर भी ये नहीं जा सकते हैं। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था जो उनके साथ हो रहा है रंग के आधार पर। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष जारी किया, और ऐसा संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भी कर आए थे, और वो वही गांधी जी के द्वारा ही वहां पर इस संघर्ष का तरीका इन लोगों को सिखा दिया गया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की कि भाई हमारे साथ जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ है, सभी को बराबर माना जाना चाहिए। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठे हुए। मतलब एक राजनीतिक पार्टी बन गई जिसको क्या कह देते हैं? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस कह देते हैं। और इस कांग्रेस पार्टी के तरह जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं गोरों का, वो सब इकट्ठे हो गए, एकजुट होने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी इकट्ठी होने लगी, है ना, कि वो भी इसमें शामिल होने लगी कि भाई हमें गोरों का यहां पर विरोध करना है। इस कारण से वो लोग भी यहां पर शामिल हो जाते हैं। अनेक समझदार संवेदनशील गोरे भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। तो अब ये जो गोरे आए हैं इनसे क्या मदद मिली होगी? तो ये तौर तरीके बताएंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, नियम कानून ऐसे हैं, हमारे देश में ऐसा चलता है, ऐसी मांग करो आप। तो इससे इनको क्या हुआ? और बल मिला और इनकी मांग और बुलंद हुई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की। दुनिया के कई देशों में आप ज्यादातर देशों में देखेंगे रंग भेद नहीं मिलेगा। हाँ, गोरे को थोड़ा अच्छा मान लेते हैं और सांवले को थोड़ा, जैसे आप भारत में भी देखेंगे तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस आधार पर यह नहीं होता कि आप गोरे हैं तो आपको सब अधिकार दे दिया, काले हैं तो बोले नौकर चाकर बना दिया। यह स्थिति नहीं है। सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ सुंदरता को लेकर गोरा काला हमारे यहाँ करते हैं, और कभी भी सुंदरता रंग से नहीं देखी जाती है। व्यक्ति काला भी होता है तब भी वो बहुत सुंदर लगता है ना। व्यक्ति को तन से नहीं मन से सुंदर होना चाहिए। अगर उसके आचार विचार बहुत अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा कहलाएगा। हमें इस तरीके से सोचने की जरूरत है। वहां पर क्या था कि भाई अगर व्यक्ति के आचार विचार भी अच्छे हैं, है ना, और ज्यादातर आप देखेंगे कि अफ्रीका के जो लोग थे उनके आचार विचार बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे बदमाशी क्या है। अब बहुत तो क्या हो गया कि भाई तुमने इतना गड़बड़ किया कि उनको उग्र होना पड़ा। तो रंग भेद की निंदा दुनिया के तमाम देश कर रहे थे और इस व्यवस्था के खिलाफ वो लोग आवाज भी उठा रहे थे। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। मतलब जो सिस्टम वहां पर इन्हें चला के रखा था कि भाई जो गोरे लोग हैं शासन कर रहे थे, वो काले और रंगीन वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका दमन और उनकी हत्याएं यहां पर जारी रखी गई। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के अंदर संविधान बनाया जाएगा, तो एक नए संविधान की ओर दक्षिण अफ्रीका जाने वाला है। संविधान बनाने का मतलब क्या है कि एक पुस्तक तैयार की जाएगी और उस पुस्तक को क्या कहा जाएगा? उस पुस्तक को कहा जाएगा संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहलाएगा। और ये संविधान क्या करेगा कि इस संविधान के तहत अब देश का शासन चलाया जाएगा। तो इस संविधान बनाने की तरफ अब जाना है, तो हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे संविधान बनाने की तरफ हम जाएंगे।
रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता चला गया, जो रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में लगी थी तो उसके खिलाफ संघर्ष होने लगा और उसका विरोध बढ़ने लगा, तो सरकार ये समझ गई कि अब बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चल पाएगा, हमको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि भाई जो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज चला रहे थे, तो इनको समझ में आ गया कि अब इतनी जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर राज नहीं चला पाएंगे। सरकार को समझ में आ गया, तो सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिए। नीतियों को बदलना शुरू कर देती है सरकार, क्योंकि वो समझ जाती है। भेदभाव वाले कानूनों को उसके द्वारा वापस लेना प्रारंभ कर दिया, कई सारे कानूनों को वापस भी ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई, मतलब अब यहां पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी मीडिया पर नहीं थी और ना ही राजनीतिक दलों पर हुआ करती थी। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। इनको क्या कहते हैं? इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं ना। दक्षिण अफ्रीका के क्या कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के इनको गांधी कहा जाता है। तो गांधी कहला रहे हैं ये। गांधी क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इनने इस देश की आजादी के लिए बड़ा बीड़ा उठाया और आप देख रहे हैं 28 वर्ष तक जेल में रहे, आजीवन कारावास इनको होता है, हमने पढ़ा था। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका की आजादी या लोकतंत्र जो लगाना या संविधान लागू कब से किया? तो 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि से इनने क्या कर दिया? एक गणराज्य बन गया और दुनिया में एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हो जाता है। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार तैयार हुई, मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता तैयार हुआ। ये सब कैसे हो रहा था? इन सब बातों को लेकर चर्चा करने की कैसे हुआ। अभी इसमें गोरे भी हैं और काले भी हैं, क्या वो दोनों एक साथ एक बेंच पर बैठ पाएंगे? गोरा मतलब अत्याचार करने वाला, काला मतलब अत्याचार सहने वाला, क्या दोनों लोग एक साथ एक बेंच पर बैठ पाएंगे? ये आसान होगा क्या दक्षिण अफ्रीका के लिए? तो इस पर भी हमें चर्चा करनी है। असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जानते हैं कि वहां कैसे हुआ, ये बदलाव कैसे होते हैं। ये हम नेल्सन मंडेला की जवानी जानते हैं। क्या कहा उन्होंने? ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हुए। मतलब कि गोरे काले है ना, और गोरे काले के बीच में क्या बन गया? गोरे और काले ने सहमति बना ली और ये सहमति बनाकर क्या तैयार कर रहे हैं? यहाँ पर संविधान तैयार कर रहे हैं। ये पहला वक्तव्य उनके मुंह से निकला, तो इससे ये बात समझ में आई कि गोरे कालों के बीच में अब सहमति तैयार हो गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मनसात पर भरोसा था, दोनों को एक दूसरे की अच्छाई पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें, इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा यहां पर कहा जा रहा था। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने श्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं वे अब उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें, है ना, गोरों को माफ करके आगे बढ़ें, उनको याद ना रखें। अगर आप उस चीज को याद रखेंगे तो आप शासन अच्छा नहीं चला पाएंगे। सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें, ऐसा श्वेत लोगों के द्वारा आग्रह किया जा रहा था। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी आजादी की लड़ाई की अगुवाई कर रही थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों साथ बैठ रहे थे, तो क्या इनमें कुछ समस्या आने वाली थी या इनके बीच में कोई आपसी तालमेल कैसे बन पाता? ये सब बातें कैसे हो रही थी? दोनों लोग साथ में बैठे, संविधान सभा के अंदर गए, चर्चाएं करी। चर्चाओं का दौर 2 वर्ष तक चलता है। 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वह है ना बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में आज कहीं भी नहीं है जो संविधान इनके द्वारा बनाया गया। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक मतलब जितने ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और जितने व्यापक तरीके से अधिकार समझाए गए हैं, उतने व्यापक अधिकार दुनिया के किसी संविधान ने अपने नागरिकों को नहीं दिए जो दक्षिण अफ्रीका देता है। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर या जानकर उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे।
इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब हम एक नया देश बन गए हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पुरानी सब बातों को भुलाकर आगे जाएंगे। हमें पुरानी कोई बातों से कोई मतलब नहीं होगा, हम पुरानी सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। जब हम आगे जाकर अभी प्रस्तावना देखेंगे, अपने देश की भी देखेंगे, भारत की, उसके साथ अफ्रीका की भी देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि ये बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को प्रदर्शित करता है या बताती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और वहां से कई सारी चीजों को लिया भी जा रहा है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हो पाया है। मतलब लोग क्या होगा कि उन्हें समझदारी दिखाई कि इंद्रधनुषी मतलब क्या, सभी प्रकार के लोगों को मिलाकर चलेंगे। तो ऐसा समाज बनाने को लेकर उनका जो दृढ़ निश्चय था, इसी कारण से सारी बातें संभव हो पाई हैं कि दोनों वर्ग, या वो वर्ग जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही हम बातों को समझते हैं, जानते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। यह एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी नहीं है, यह अपने देश को इसके लिए भी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था। तो उनकी बातों में हमने ये जानने की कोशिश की।